नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। और देखिए, बाजार की बात करें तो अच्छी रौनक आज मार्केट में देखने को मिल रही है। कल महावीर जयंती के अवसर पर बाजार बंद थे और जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी कल क्यूज दिखा रहे थे, सबने ये आस लगा के बैठे थे काश कि थर्सडे यानी कि गुरुवार को मार्केट ओपन होता। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए, 90 दिन का हॉल्ट लग गया एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ पर, उसके बदौलत आज देखिए मार्केट में रौनक देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। 22,820 के लेवल पर 401 अंकों की बढ़ोतरी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए लगभग 600 अंक के करीब चढ़ गया। 50,832 के लेवल पर बैंक निफ्टी कर रहा है कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप में भी शानदार तेजी, ब्रेथ शानदार देखने को मिलेगी आज के सत्र में। आपको सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो चौतरफा खरीदारी आज बाजार में और सबसे ज्यादा तेजी आज मेटल पैक में आपको दिखेंगे। गेनर्स में भी आपको ज्यादा उसी पैक से स्टॉक्स नजर आएंगे। चलिए इस पे और डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। अमित जी, गुड मॉर्निंग आपको, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल सर, ये जिस तरीके से मार्केट में आज रौनक देखने को मिल रही है, चौतरफा खरीदारी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद से, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, कैसा लग रहा है आपको ये टेक्सचर मार्केट का? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली जो हमने परसों के सत्र में यूएस मार्केट्स में एक बहुत शार्प रिकवरी देखी, आज हम उसका एक बेनिफिट इंडियन मार्केट्स में जरूर देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कल का सत्र खुला था तो बेनिफिट और भी ज्यादा मिलता, बिकॉज कल हल्का फुल्का नैस्डैक और डाउ जोन्स में थोड़ा सा करेक्शन आया, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सस्टेन अबव दीज लेवल्स। 23,200 के आसपास कल गिफ्ट निफ्टी परसों ट्रेड कर रहा था, बट क्योंकि हमारी मार्केट्स क्लोज थी सो वी कुडंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी बेटर प्लेस है, बिकॉज बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी एक रेजिस्टेंस की तरफ हेड कर रहा है। 10, 20 और 50 डेमा लगभग 23,000 के आसपास आता है। तो 23,000 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली काफी स्ट्रांग हो जाएगा। 23,300, 23,400 तक के लेवल्स हम वहां पे देख सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कॉशन इस बात का है कि मंडे छुट्टी है और ओवरनाइट हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि मार्केट्स इज वेरी न्यूज हैवी। तो कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो गैप अप गैप डाउन होता है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। तो सलाह यही है कि थोड़ा सा लाइट रहें, पोजीशन हल्की रखें, ओवरनाइट ज्यादा कैरी ना करें। ओके, तो ये थी ओवरऑल राय मार्केट के ऊपर। गुड मॉर्निंग अमित सर। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी, तो मार्केट का मूड माहौल तो समझ लिया है, स्ट्रैटेजी किस तरीके की रखनी है वो भी जान ली है। चलिए अब बढ़ते हैं, अपने ट्रेडिशन को निभाते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के, और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके साथ जुड़ा जाए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, इस नंबर के थ्रू आप हमें अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे साथ जो पहले दर्शक जुड़े हैं वो सुल्तानपुर से अंकित उपाध्याय जी जुड़े। अंकित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। करण मैडम जी, हम जी कोचिंग से चार्ट है हमारा और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2 है। ओके जी, इसका पूछना है कि एवरेज कब कर सकते हैं और कब तक इससे निकलने की संभावना? ठीक है, कोचिन शिपयार्ड की खरीद का भाव तो मेरे पास है, लेकिन एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बता दीजिए, खरीदारी कौन से लेवल पे की गई है और साथ ही साथ कितने स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में करंटली? 1880 हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के और 179 पे। 179 की खरीद है, 1880 है। ठीक है, शुरुआत कोचिन शिपयार्ड के साथ कर लेते हैं। जो मेरे पास डेटा है यहाँ पे 1925 पे आपने खरीदारी की है कोचिन शिपयार्ड में, और 240 स्टॉक हैं करंटली आपके पोर्टफोलियो में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया है और काफ़ी हायर लेवल्स पे भी खरीदारी की गई है 19-25। और अगर वैसे अगर हम डिफेंस का पूरा थीम देखें तो वहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म तो बना हुआ है और पिछले कुछ टाइम से हमें डिफेंस में अच्छे खासे ऑर्डर फ्लो भी आता हुआ दिखाई दिया है। बट अमित सर, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन तो आ गया है। अगर हम पर स्टॉक भी देखें तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जी कंचन जी, कोचिन शिपयार्ड की चार्ट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर स्टॉक ने लगभग 2750, 2800 तक के लेवल्स दिखाए थे, ऑलमोस्ट हाफ हो गया स्टॉक। तो जोन अच्छा है। अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो यहीं पे हमारा सपोर्ट आता है लगभग 1300, 1350 के आसपास। पिछले 2 से 3 महीनों में स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन दिखा रहा है 1350 से लेके 1450 की रेंज में, विच इज अ पॉजिटिव कंसोलिडेशन। एक बार अगर स्टॉक 1500 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे एक फास्ट पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे। टिल देन वी क्वालिफाई दिस स्टॉक एज इन कंसोलिडेशन फेज। तो होल्ड करने की सलाह है।
बिकॉज सेलिंग देख के लगता है कि यहाँ पे जो सेलिंग होनी थी वो एग्जॉस्ट हो गई है, कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो जब तक स्टॉक 1335 का एक स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें, पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें मिलेगा जब स्टॉक 1500 के ऊपर निकलेगा। ओके, तो ये थी राय कोचिन शिपयार्ड पर। अमित सर, एक सवाल और है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। 179 इज अ बाइंग प्राइस, 1880 क्वांटिटी है, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 118, और आज हमने एक गैप अप देखा लेकिन उसके बाद वापस से इसमें एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 52 हफ्ते के हाई के ही आसपास खरीदारी की गई है। आगे का गेम प्लान कैसा होना चाहिए? जी कंचन जी, यहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है स्टॉक में। बट हैविंग सेड दैट, रिसेंटली हम जरूर देख रहे हैं कि स्टॉक 105 से लेके 110 की जोन में एक अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन किया है। वहां पे एक डबल बॉटम भी है, 108 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसे होल्ड करें बिकॉज बेस अच्छा बना हुआ है 105 110 के आसपास। स्टॉक जब 125 के ऊपर निकलेगा तो एक हम पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे देखेंगे। इन द मीनवाइल 108 का स्टॉप लॉस लगाए और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, तो ये फिलहाल राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस और कोचिन शिपयार्ड पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद राठी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। देखिए Q4 नतीजे आ गए और चौथी तिमाही में आप देखें तो आनंद राठी का मुनाफा 5% गिरा है, जबकि आय में यानी कि रेवेन्यू में करीब करीब आपको 6% की गिरावट देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के डिप्टी CEO फिरोज अजीज जी। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि Q4 के नतीजों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमें समझाइए। आपके लिए फाइनेंशियल 2025 कैसा रहा? या ऊपर वाले की दया से ये क्वार्टर अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट का सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं रहा है, बट वैसे मौके पे भी काफी अच्छा रहा है। इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ इज 30%। दोनों पैड पे और AUM पे आपके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से 30% का इजाफा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 30% से बढ़ा है। रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर 22% से बढ़ी है। इस क्वार्टर में जो Q4 था उसमें 241.4 करोड़ की रेवेन्यू हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 73.7 का। तो बेसिकली आपने फिस्कल 25 का जो हमारा लास्ट क्वार्टर बचा था उसके बारे में विस्तार में तो बता दिया, लेकिन हमने देखा है कि रिसेंटली हमें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इस वॉलेटिलिटी के बीच अगर हम AUM की बात करें, वो ग्रोथ किस तरीके की रही है कंपनी की, और साथ ही साथ जो फिस्कल ईयर 26 है उसके लिए आपका क्या आउटलुक है? देखिए, इंडस्ट्री और कंपनी में मेरे हिसाब से ट्रेंड ऑपोजिट होगा। जैसे लास्ट क्वार्टर की नेट मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि नया पैसा कितना दिया लोगों के बैंक अकाउंट से चेक काट के RTGS करके पैसा कितना मैनेज करने के लिए दिया, वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा लास्ट क्वार्टर में था। 3500 करोड़ करीबन आया नया पैसा। ऑफ कोर्स मार्क टू मार्केट ने डिसअपॉइंट किया, तो हमारी फिर भी एंड जो है 77,000 करोड़ के AUM पे हुई, विच आई थिंक हमने जब साल स्टार्ट किया था 76 का नंबर दिया था, बीच में रिवाइज किया था 80,000 करोड़। अगर मार्केट सेम रहती है, ये कंडीशन पे 80,000 करोड़ का ये दिया था हमने, बट वो 77 पे करीबन आया, 77,000 करोड़ की AUM पे। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी मार्केट खराब करती है तो जो मैनेजर सबसे अच्छा होता है वो रिलेटिवली अच्छा दिखता है। देखिए, अच्छे समय में तो सब अच्छे दिखते हैं, बुरे समय में तो अच्छा रिस्क मैनेज करने वाला दिखता है। तो उसकी वजह से जो लोग अपने एग्जिस्टिंग एडवाइजर जो दूसरे कोई होते हैं उनके पैसे निकाल के हमें देते हैं, वो ज्यादातर खराब क्वार्टरों में देखने को मिलता है। लास्ट टाइम ऐसा क्वार्टर आया था जून 22 का क्वार्टर, जहां पे US की महंगाई दरें इतनी बढ़ गई और ब्याज दरें बढ़ी, तो तब भी हमारी नेट मोबिलाइजेशन उस टाइम की सबसे हाईएस्ट थी। तो ये अच्छी बात ये है कि आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड जो रिस्क और रिटर्न दोनों पे तवज्जो देता है, दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन को देखता है, उसकी अहमियत रिस्क के टाइम पे तो समझ में आएगी। राइट, रिस्क तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, सो वो अच्छी बात है। और तीसरी चीज ये है कि अगले साल हमारी ये उम्मीद है कि ये मार्क टू मार्केट भी वापस आएगा, और जो नेट मोबिलाइजेशन हमने पूरे साल में करीबन 12,500 करोड़ का नेट मोबिलाइजेशन किया, वो बढ़ बुढ़ा के एटलीस्ट 15-16 हजार करोड़ पे तो आएगा। तो हमारी जो इस ईयर की AUM की गाइडेंस है, ऑफ कोर्स ये पहली बार हम थोड़ी AUM गाइडेंस थोड़ी एग्रेसिव दे रहे हैं, 1 लाख करोड़
पे पहुंचने की हमारी एयूएम की गाइडेंस है इस साल। होपफुली अगर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया और जो लास्ट ईयर निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3-4% की रिटर्न दी थी, अगर वो नॉर्मल सी पे आती है तो 1 लाख करोड़ का हमारा एम्बिशियस टारगेट होगा ऑन एन एसेट अंडर मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की बात करूं तो ज्यादातर जो डिफरेंस होता है नेट फ्लो में इक्विटी म्यूचुअल फंड के, जो अच्छा बैरोमीटर माना जाता है कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है, उसका जो गैप है एसआईपी और नेट फ्लो का, वो घटा है। एचएनआई ने थोड़ा रिडेम्पशन भेजा है जनवरी, फरवरी, मार्च में। ऑफ कोर्स आनंद राठी के साथ जुड़े हुए एचएनआई थोड़ा अलग बर्ताव करते हैं, क्योंकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करते हैं रिस्क को कैसे संभाला जाए, जज्बात वाइज एंड पोर्टफोलियो वाइज। बिल्कुल फिरोज जी, ऑल द बेस्ट, आपका एयूएम टारगेट मीट हो जाए। लेकिन सवाल एक और मेरा यहाँ पे ये कि जिस तरीके से करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं बहुत अनस्टेबल है और ऐसे समय में स्प्रेड्स में उतार चढ़ाव आम है, लेकिन इस पर आपकी क्या गाइडेंस रहेगी, ये थोड़ा बताएं। मेरे हिसाब से हमारी जो यील्ड्स हैं उसकी कंप्रेशन की उम्मीद हमें अगले 3-4-5 सालों तक नहीं है इन टर्म्स ऑफ इवन एनीथिंग सब्सटैंटिव। देखिए 1-2 पैसा 3 पैसा इधर उधर डजंट मैटर, क्योंकि हम करते कम ही चीजें हैं। जो अपने पैसे के साथ करते हैं वही हमारे क्लाइंटों के पैसों के साथ करते हैं। तो 21 किस्म के प्रोडक्ट हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। हमने सबको टेस्ट करके देख लिया कि भाई अगर 21 हैं तो किसी पे जबरदस्ती तो नहीं है कि पूरे 21 खरीदने हैं। तो आप टॉप 2-3 रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए हम म्यूचुअल फंड करते हैं, इक्विटी डेट और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करते हैं। ये तीनों में जो यील्ड्स हैं, वो जो यील्ड्स हैं मेरे हिसाब से अगले 5 साल तक प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट स्मॉल चेंजेस, आई एम स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो हमारी यील्ड्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, ये हमारी उम्मीद है, वैसे ही प्रोटेक्टेड रहेंगी जैसे 4-5 साल तक प्रोटेक्टेड रही है। वेल तो ये तो बात हो गई आनंद राठी की। फिरोज जी, इस टाइम पे अगर मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट को लेके आपका इस टाइम पे क्या आउटलुक है, और साथ ही साथ क्या इस टाइम पे आप अपने क्लाइंट्स को फिस्कल ईयर 26 के लिए मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद रखने की सलाह दे रहे हैं? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? सर मेरे हिसाब से तो हम हमेशा क्लाइंट को एक मीडियन रिटर्न ही दिखाते हैं, मीन रिटर्न नहीं दिखाते। ज्यादा उम्मीद करते ही नहीं है। हम जब चेक लेते हैं किसी से, उनको डरा डुरू के चेक लेते हैं। देखिए भाई मार्केट 10-15% तो साल दर साल हमेशा गिरती है, पीक से ट्रफ, ये बोल के 24 साल का डेटा दिखा के चेक लेते हैं। ऐसे नहीं कहते कि सेंसेक्स 2 लाख पहुंचने वाला है, चेक दीजिए। वैसे चेक ले आएंगे तो जब मार्केट गिरेगी, जब ट्रम्प साहब कुछ करेंगे, तो आदमी हड़बड़ा जाएगा और पैसा निकाल लेगा और खुद का भी नुकसान करेगा और हमारा भी। सो हम जब भी किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे क्लाइंट बने, उनको हम पूरे सिनारियोस दिखाते हैं और स्पेशली वर्स्ट सिनारियो दिखाते हैं, क्योंकि रिस्क को समझने में ये सबसे बड़ा मेथड है कि आप सबसे वर्स्ट को समझ लें तो आपने रिस्क समझ लिया। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मॉडरेट रिटर्न्स, 11% निफ्टी की मीडियन रिटर्न्स की उम्मीद जरूर एक इंसान कर सकता है। और हमने हमेशा कहा है कि भाई जब मार्केट गिरती है तो इंडियन मार्केट जो है एक इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। आई विल नॉट गो डीपर इनटू इट बिकॉज़ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ रिजल्ट, बट हमने ये माना है कि इंडिया की जो वॉलेटिलिटी है, अगर आप एक्सेल शीट पे कंप्यूट करते हो तो S&P 500 से कम है। ओके, कोविड के एक दिन बाद आप टेस्ट कर लें, एक सर्कुलर लाई थी एनएससी सभी के माध्यम से, वो सर्कुलर की वजह से इंडिया की निफ्टी की वॉलेटिलिटी S&P 500 जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडेक्स है उससे कम है। आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर ही देख लेना सर, सबसे ज्यादा लेवल थी 26,200 और सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग लेवल थी 21,800। 4,400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आई है 22,000 पे। उतना तो 3 दिन पहले नेस्डैक 1% में 13-14% एक दिन में मूव हो गया। So point I'm trying to make is India is lesser volatile than the perception of volatility in India. So I think moderate returns with moderate volatility is been our long-term guidance to a client. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब डिटेल में देने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए, सवाल लिया जाए। विनोद प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। विनोद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल आपका। सेंट्रल बैंक का है मैम, 3,000 क्वांटिटी है 4444 के रेट पे, तो कब तक बने रहें और इसका मतलब कब तक रिकवरी का इंतजार करें? ठीक है, आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखा है? मैम शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, लेकिन अभी तो कब लिया था? ये मुझे हो गया 1 मंथ हो गया, 1 महीना से। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आपने? नहीं मैम। ठीक है,
सेंट्रल बैंक पे पूछ रहे हैं विनोद जी, 34 पे अभी कर रहा है कारोबार, 52 वीक लो पर ही। 52 वीक इसका 33 था, पिछले वीक ही इसने 52 वीक लो टच किया, तो 52 वीक लो पर ही कर रहा है अभी कारोबार। 44 की खरीद है, लगभग 10 रुपये प्रति शेयर के लॉस में बैठे हैं ये स्टॉक। अगर आप देखें और नज़र तो 1 महीने में भी लगभग ये 19% टूटा है, 6 महीने में भी कोई प्रदर्शन अच्छा है नहीं, और पिछले साल भी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया अपने निवेशकों को 46% से ज़्यादा करेक्ट होकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दम लग रहा है क्या अमित जी? क्या करना चाहिए विनोद जी का? अभी 10 रुपये प्रति शेयर के लॉस में लॉस बुक करके निकल जाए, कोई बेटर काउंटर में शिफ्ट करे, या फिर इनका 44 का भाव आता हुआ दिखेगा? नहीं श्रेया जी, काफी वीक स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट जब बाकी बैंक्स यहाँ पे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर पीएसयू से बात करें, दे आर डूइंग वेल, तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है। मार्केट के रिकवरी मोड में भी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। एक अहम सपोर्ट लेवल इसने 40 रुपए का तोड़ा था, उसके बाद वंस अगेन इट्स गोइंग डाउन, और वीकनेस इतनी है कि स्टॉक अपना ट्रेंड एमआ भी नहीं रिगेन कर पा रहा है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं लगाया। आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वीक। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आर बेटर ऑप्शंस। अगर उन स्टॉक्स में ऑन डिप्स निवेश किया जाए तो आई थिंक दैट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बाउंस पे निकलने की सलाह ये है राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। चलिए सीधा गुड़गांव चलते हैं। गुड़गांव से संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। जी सर, मेरे पास EIL के 3000 शेयर्स हैं, सो मुझे इसमें लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए आपका। ओके, कोई स्टॉप लॉस अभी लगाया है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, 179 इज अ बाइंग प्राइस, 3000 इज अ क्वांटिटी। इंजीनियर्स इंडिया करंटली ट्रेडिंग एट 160। आज हमें 1.25% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अमित सर, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव किस तरीके का है? अभी एक चीज और ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस कोई भी नहीं है। क्या कोई स्टॉप लॉस की आप सलाह देंगे यहाँ पे? जी डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक ने 2024 में ऑलमोस्ट 305 का हाई लगाया था, और उसके बाद से हमें कंटिन्यूअस वीकनेस देख रहे हैं। पिछले 6-7 हफ्तों की बात करें तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है लगभग 150 एंड 175 के लेवल पे। वीकली चार्ट्स पे यहाँ पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि काफी एक अहम लेवल माना जाता है, एंड इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। तो यहाँ पे एक बार होल्ड किया जा सकता है, बट स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखे लगभग 150 रुपीज का। 150 अगर टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है, बट क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसीलिए अभी लॉस बुक करने की राय नहीं है। ओके, तो ये थी राय इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप हमारे अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे तक पहुंचा सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए अब अगले कॉलर के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत किए जाए। और सूरत से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपना नाम बताइए। SD इंजीनियर फ्रॉम सूरत। ओके, SD इंजीनियर, आप बहुत ही यूनिक नेम है सर आपका। सवाल आपका? मैंने तनाला प्लेटफॉर्म लिया है 950 पर 450। ठीक है, 450 शेयर्स भी है, और खरीद क्या बताई आपने? 950। ठीक है, 950 की खरीद बताई है आपने। जी जी। ओके, काफ़ी ज़्यादा लॉस में आप चल रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि 472 के लेवल पर तानला प्लेटफॉर्म कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से YSD जी आपने लिया था अपने पोर्टफोलियो में, कब से होल्ड कर रहे हैं इसको? 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से होल्ड कर रहे हैं। 1086 इनफैक्ट 52 वीक हाई था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया, आधे से भी गिर गया है ये। 472 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। 473 प्रति शेयर पे आप लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को। तानल ने पिछले साल भी नेगेटिव रिटर्न दिया, हालांकि 2023 में अमित जी शायद इसने ठीक ठाक परफॉर्म किया था ना तानला प्लेटफॉर्म। अपने हाई से तो काफ़ी करेक्ट हो गया है, क्या करना चाहिए इनको? जी शेयर जी, स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं, और स्टॉक ऑलमोस्ट साफ हो गया अपने लेवल से। तो वीक स्ट्रक्चर है। बेस स्टॉक ने जरूर एक 420 के आसपास बनाने की कोशिश की है, और 10 और 20 डेमा रिगेन किया, तो इमीडिएटली ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो इनका प्राइस है वहां तक स्टॉक इमीडिएटली आ जाए।
बट रिसेंटली जो हमने प्राइस फॉर्मेशन देखे हैं 10 और 20 टाइम जिस हिसाब से रिगेन हुआ है, तो एक बार देख के लगता है कि 500 तक के लेवल्स आ सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा 50 डे रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक को होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 450 रुपए का। जब 500-510 के लेवल्स आएंगे तो हम वहां पे इसको फिर से एक बार रीअसेस कर लेंगे। ओके, तो ये थी राय तानला प्लेटफॉर्म पर। अमित सर, वीकेंड का क्या प्लान है? लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कहाँ की बुकिंग? जी कंचन जी, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली प्लान समथिंग। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अमित सर, एक चार्ट देखिए प्लीज, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। इसमें एक हमें बाउंस बैक के बाद वापस से आज एक गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लग रही है आगे की ट्रेजेक्टरी? और साथ ही साथ ये खबरों में भी बना हुआ है, एमजीएल आईजीएल इनफैक्ट दोनों ही बने हुए हैं। क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की है पैटर्न्स पर? देखिए कंचन जी, चार्ट तो वीक ही है। रिसेंटली जो हमने एक इसमें पुल बैक देखा था 200 डे रेजिस्टेंस, जो कि लगभग 210 के आसपास है, वहां पे स्टॉक ने जाके रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद से एक हम कंटिन्यूअस फॉल देख रहे हैं। इस फॉल में हमने देखा कि 181 के एक अहम लेवल सपोर्ट के हैं, वो भी टूट गए हैं। तो जब तक 181 रिगेन नहीं होगा, व्यू इज नेगेटिव। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 165 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो किसी की पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए। किसी की पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए फिलहाल आईजीएल से चार्ट वीक्स, और ये हिदायत रणनीति आप अपना इस पर्टिकुलर काउंटर में। टाटा स्टील पे आज ज़्यादा काफ़ी सवाल हैं, टॉप गेनर्स में शामिल, और मेटल पैक में देखिए शानदार रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से खबरें आती जा रही है बाजार में, टाटा स्टील लगभग 4.5% की तेज़ी के साथ अभी कर रहा है कारोबार, और देखिए 132 के लेवल पर करता हुआ कारोबार टाटा स्टील। सुबह ब्रोकरेजेस रिपोर्ट उतनी बुलिश नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से मेटल पैक में तेजी आई है, ये स्टॉक भी एकदम से भाग गया है। क्या रणनीति स्ट्रैटेजी अपनाए टाटा स्टील में, जो जिनको प्रॉफिट हो रहा है अभी बुक करके फिलहाल निकल जाए एक सेफर साइड के लिए, या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? नहीं शेयर जी, टाटा स्टील को होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल को जब टैरिफ के न्यूज के कारण हमने स्टॉक में करेक्शन देखा था, उससे पहले स्टॉक एक अच्छे खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था और न्यूज के कारण यहाँ पे क्रैक आया। चार्ट्स की बात करें तो 120-125 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग अहम लेवल है। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट में भी रिस्पाइट मिला है, तो एज अ ट्रेडिंग बेट मुझे लगता है 140 से लेके 145 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 125 रुपए लगा के इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय टाटा स्टील पे। और नीदरलैंड के जो इनका बिजनेस है टाटा स्टील नीदरलैंड, वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान को लेके यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिल रही है, अच्छा खासा इजाफा आज के सत्र में। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड सर, थैंक यू। थैंक यू, सेम टू यू जी। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। इसी नोट पे आप सभी को वीकेंड अच्छे से एंजॉय करिए, वीकेंड की हार्दिक शुभकामनाएं।